तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये अपने डीके ने क्या देखा था, मैं भूल गया। क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने? हाँ, मीन लाइफ। क्या देखा था? मीन लाइफ, एवरेज लाइफ। हाँ, एवरेज लाइफ जीना चाहिए, इसी तरह का एवरेज लाइफ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों एवरेज लाइफ नहीं हो गया हमारा, हाफ लाइफ भी हो गया हमारा, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी हो गया हमारा, एक्टिविटी भी हो गई हमारी। अब बात करने वाले जो डीके होता है उसकी। तो डीके बच्चों तीन हिसाब से आपको मैंने समझाया था। डीके क्यों होता है ये पहले, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों डीके कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उनको डिटेल में हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि डीके क्यों होता है। डीके का मतलब न्यूक्लियस का घटना, न्यूक्लियस एलिमेंट को छोड़ के जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? तो अनस्टेबल में से स्टेबल में कन्वर्ट होना होता है, इसीलिए वो प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं डीके होना। जैसे कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, हमने बहुत सारा खाना खा लिया, यानी कि खाना भी खाया, फिर चटपटा खाया, ये खाया, वो खाया, नूडल्स खा लिए, फिर आपने सेव ममरे खा लिए, फिर रोटी सब्जी खा ली। यानी हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो मशीन है, इसमें कुछ ना कुछ भरते गए, तो फिर अनस्टेबल हो जाती है ये मशीन। तो स्टेबल होने के लिए क्या होता है पता है? वॉमिटिंग, उल्टी होती है बच्चों, वापस सब बाहर निकलता है और फिर अपना बॉडी स्टेबलाइजेशन होता है। दिस इज द नेचर। ओके, समझ में आया? यस, उसी को डीके हम लोग नेचर में बोलते हैं। तो डीके बच्चों तीन तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डीके से। अल्फा डीके ये कहां होता है और किस तरह से होता है, इससे होते चेंजेस हम देखेंगे, इससे क्या चेंजेस होते हैं। तो बच्चों अल्फा डीके कौन से एलिमेंट में नॉर्मली देखने को मिलता है? तो उसका कंडीशन है Z इज ग्रेटर देन 83। Z इज ग्रेटर देन 83। अगर Z 83 से ज्यादा है तो उसको हम अल्फा डीके करेगा एलिमेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। समझ में आया? Z अगर 83 से ज्यादा होगा उसमें हम लोग अल्फा डीके होगा ऐसा बोल सकते हैं। अगर डीके हो रहा है तो अल्फा डीके हो सकता है। ठीक, पहली बात ये। अब अल्फा है क्या? तो जो अल्फा है वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, यानी 2He4 हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, यानी उसमें Z 2 है और A 4 है, हीलियम का न्यूक्लियस। पक्का? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, उसका Z 2 है और A 4 है, यानी इसमें अल्फा में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम में इलेक्ट्रॉन होंगे पर अल्फा के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। पक्का? अच्छा, अब ये आपको एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, समझना है। एग्जांपल है यूरेनियम 92 238, दिस इज द यूरेनियम। ओके, अब इसमें से मान लीजिए अल्फा डीके हो रहा है, इसका 83 से Z बदा है ना, तो इसमें अल्फा डीके हो रहा है। मान लीजिए अल्फा डीके यानी अल्फा गया, यानी कौन गया? हीलियम गया, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम गया। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे जो 92 है उसकी जगह ये 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 90, और 238 में से 4 जाएगा तो 234 बचेगा। तो ये जो होता है एलिमेंट, इसका नाम है थोरियम। क्या नाम है? थोरियम। समझ में आया? यानी ये एक एग्जांपल है, यूरेनियम में से थोरियम बना है। तो यूरेनियम क्या होगा? पेरेंट, आके ना पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये प्रोडक्ट निकली है थोरियम। क्यों? क्योंकि हमने क्या डीके किया है, यहाँ पे क्या डीके हुआ है? अल्फा डीके।
तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट मिलती है इसके बारे में आप देखिए, तो इसका जो Z है वो 2 कम हो चुका है और A है वो 4 कम हो चुका है। Z 92 से 90 यानी 2 कम हुआ, A 238 से 234 यानी 4 कम हुआ। यानी जब अल्फा डीके होता है तब ये चेंज आ जाता है। पक्का समझ में आया? जब अल्फा डीके होता है तब Z 2 डिक्रीज होगा और A 4 डिक्रीज होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलो बच्चों क्लियर हो गया ये। अब यहां पे अब हम एक और चीज जानने वाले हैं। क्या जानेंगे वो समझे। ये भाई क्या यहाँ पे यूरेनियम का मास इन 2 के मास से ज्यादा था या यूरेनियम का मास इन 2 मासों से कम था? ऐसा तो होगा ना कुछ चेंज होता है। आपने 2 नाम सुने हैं केमिस्ट्री में, एंडोर्गिक और एक्सोर्गिक एंड एंडोर्गिक। एनर्जी एमिट हो रही है तो एक्सोर्गिक, एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोर्गिक। यस और नो? ऐसा पढ़े। तो ये कैसे आता है आज आपको इसका डिटेल बताता हूं, डिटेल विद आइंस्टाइन्स लॉ और आइंस्टाइन्स लॉजिक। जो रिलेटिविटी थियरी आइंस्टाइन ने और मास एनर्जी की थियरी पढ़ाई है उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। देखो सपोज कर लीजिए यहां पे मास ऑफ यूरेनियम, इफ mass of uranium is greater than mass of thorium and mass of alpha particle, or you can say helium, then process is known as exorgic because energy, what is energy? Q। चलो पहले एनर्जी का भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे इसको हटा के हम लोग इधर लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे Z 2 कम होता है और A 4 कम होता है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एनर्जी। क्या लिख रहा हूं? एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन सी हो सकती है? तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ऑफ द प्रोडक्ट्स। दूसरी Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तीसरा एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। समझना, मेरी बात समझना। इस प्रोसेस में या तो एनर्जी दी गई होगी या तो वो एमिट हुई होगी। तो वो जो एनर्जी है उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। या उसको आप क्या बोलोगे? एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, या उसको आप बोलोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है ये बात जो मैं बोल रहा हूं बच्चों? अभी यहाँ पे हटा देते ये, पहले एनर्जी के बारे में जानो। यहाँ पे जो प्रोसेस में एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी है क्या? तो उस एनर्जी को बोला जाता है क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड वन वी कैन से the energy is equal to the mass defect। mass defect के इक्विवेलेंट जो एनर्जी आएगी वो बोली जाएगी। या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, इसकी कुछ और है, तो ये जो चेंज आया उतनी एनर्जी या तो दी गई है या तो एमिट हुई है। क्या बच्चों ये क्लियर हुआ? यहाँ पे जो प्रोसेस में एनर्जी आएगी उसको ये अलग अलग नाम देंगे, 3 नाम देंगे। 3 नाम देंगे। कितने नाम देंगे बच्चों? 3। यस और नो? क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो लिखा जाएगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, वेयर डेल्टा m इज मास डिफेक्ट, दैट इज मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ helium, or we can say alpha particle. Okay, this is the difference. Achha, now we have 2 possibilities. Suppose Q is greater than 0,
सॉरी सपोज नहीं, सपोज मास ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर देन मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम। और क्यों लेस देन 0 भी हो सकता है, बिकॉज अगर मान लीजिए मास ऑफ यूरेनियम इज लेस देन मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम, इसका मास भी ज्यादा हो सकता है या इसका ज्यादा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर ये ज्यादा हुआ इन दोनों से तो ये पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0, अगर ये ज्यादा हुआ इससे तो ये नेगेटिव आएगा लेस देन 0। इसको बोला गया एक्सॉर्गिक और इस प्रोसेस को बोला जाएगा एंडोर्गिक, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, यहाँ पे एमिट हो रही है और यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी। अच्छा, ये आपको पहले से पता था, हाँ के ना? ये आपको पहले से पता था बच्चों, बट आपको मैं फील करवाता हूं, देखो समझना है, समझना ये एनर्जी आती कहां से, ध्यान से देखिए। पहली बात करते हैं, मास ऑफ यूरेनियम थोरियम और हीलियम से ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इसका कम है, तो यानी जब ये कन्वर्जन हुआ तो मास डिक्रीज हुआ, यस और नो? इसमें हम क्या कह सकते हैं, मास डिक्रीज हुआ। इस प्रोसेस में क्या हुआ, मास इंक्रीज हुआ। ये जो मास डिक्रीज हुआ, इनपुट से आउटपुट की ओर जाते हुए मास डिक्रीज हुआ, तो मास गया कहां, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यस और नो? जितना मास डिक्रीज हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। यही तो आइंस्टाइन ने बताया था, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। समझ में आया, हाँ के ना? यस और नो? मैसेज फास्ट। एक्सॉर्गिक समझ में आया, फील हुआ? एक्सॉर्गिक में एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्यों होती है, एमिट होती है, वो क्यों एमिट होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे रिलीज लिख देते हैं, रिलीज हो रही है, क्यों होती है, क्योंकि मास इसका ज्यादा और इसका कम होता है, यानी इस कन्वर्जन में मास गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। ड्यू टू मास एनर्जी लॉजिक, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे मास इंक्रीज हुआ है, तो मास अगर इंक्रीज होता है तो कहां से आया, तो एनर्जी में से वो नया मास कन्वर्ट हुआ है, तो इसको जो एनर्जी दी जाती उससे मास बनता, और यहाँ पे मास आउटपुट का इंक्रीज होता है, तो एनर्जी दी गई, एब्जॉर्ब की गई, तो एक्सॉर्गिक नहीं एंडोर्गिक होता है। क्या बच्चों क्लियर? हाँ, इसको जनरल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। जनरल फॉर्म क्या होगा कि भाई x होगा, यहाँ पे y बनेगा और यहाँ पे अल्फा निकलेगा। x अगर ZA है तो यहाँ पे Z-2 होगा, यहाँ पे E-4 होगा, और जो Q वैल्यू है वो लिखी जाएगी डेल्टा m c², और उसमें डेल्टा m क्या होगा, मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y प्लस मास ऑफ हीलियम और अल्फा। अगर ब्रैकेट ओपन करते हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चों समझ में आई पूरी प्रोसेस? अल्फा डीके कंप्लीट है, हाँ कि ना? बिल्कुल। अल्फा डीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं बस, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। क्या बच्चों समझ में आ गई? अल्फा, बिल्कुल अल्फा डीके कंप्लीट हो गया, आके ना? अल्फा डीके कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड डीके, दैट इज बीटा डीके। कौन सा डीके? बीटा डीके। सेकंड डीके इज बीटा डीके। तो बच्चों जो बीटा डीके है उसका क्या प्रोसेस है और वो कैसे होता है वो हम जानते हैं। आइए समझते हैं, अच्छी अच्छी बातें समझेंगे बीटा डीके, और ये होता है तो क्या चेंजेस आते हैं वो भी हम देखेंगे। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटा डीके में जाता क्या है। जैसे अल्फा में हीलियम जाता है, वैसे बीटा में क्या जाता है। बीटा डीके बच्चों दो टाइप के होते हैं, या तो बीटा माइनस का डीके हो रहा है या तो बीटा
प्लस का डीके है। जब न्यूक्लियस जाता है, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसमें बीटा भी हो सकता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई और इसका चार्ज प्लस ई, यही डिफरेंस होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इक्वल बोली जाती है, या इक्वल होती, बोली नहीं जाती, होती। क्लियर? यानी बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और अगर बीटा प्लस डीके हो रहा है, बीटा माइनस डीके हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाता है, बीटा प्लस डीके होता है तो पॉजिट्रॉन जाता है। एक और बात आप सम्स के लिए या जेईई नीट के एमसीक्यूज के लिए आप नोट कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं कि बीटा डीके हुआ है, वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि माइनस है या प्लस, तो आपको मान लेना है कि इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है डीके। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है अगर कहीं पे ऐसा सम देखा जाए तो। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर लास्ट में सारे एग्जांपल के मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं कि भाई इस तरह से इनको याद रखना है। पहला एग्जांपल हम लोग बीटा माइनस के लिए देखेंगे, इसमें फास्फोरस में से सल्फर बनता है। दूसरे में बीटा प्लस का होगा, इसमें सोडियम में से नियॉन बनता है। अब मुझे ये याद कैसे, तो मैंने शॉर्टकट ऐसे बनाया है, उसका अल्फा वाले का यूथो, क्या बनाया है, यूथो। अल्फा वाले का क्या बना है, यूथो, और बीटा वाले का क्या बनाया मैंने, पीएस पास, पीएस पास, और Na से एनी यानी नानी। समझ में आया कि नहीं? हाँ के ना, यस और नो, पास नानी। उसमें मैंने क्या बनाया है बताओ, यूथो, यूरेनियम से थोरियम। इसमें हमने क्या बनाया बच्चों, पास नानी, पास नानी। क्लियर है? अच्छा, अब ये नंबर वगैरह तो आपको सारे पता हैं, आपको इसके बारे में कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। पास नानी आपको फास्फोरस का तो पता है ना भाई, 1532। ओके, और ये क्या एमिट हो रहा है, पहला बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अब ये -1 है, ये 15 है, तो ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे लगभग 32 ही रहता है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसीलिए उसमें इसी तरह से है ना। देखो, क्रॉस चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो टेक्स्ट बुक से, आके ना। यस, कुछ डिफरेंस हो तो मेरे को बता देना। हाँ, यहाँ पे इसके साथ एक और पार्टिकल आता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, सोडियम 1123 होता है, पर एनसीईआरटी में 1122 दिया है। उसका कोई आइसोटोप होगा, सही है ना? देख लो, 1122 है, और यहाँ पे पॉजिट्रॉन जाता है बीटा प्लस, यानी उसमें यहाँ पे +1 ऊपर 0 होता है। बैलेंस करोगे तो ये 11 है, तो यहाँ पे 10 होगा ना, तो ही 10 + 1 11 होगा। बैलेंस हो गया, यहाँ पे 22 कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आता है V, जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और ये न्यूट्रिनो। बोलो, समझ में आया बच्चों? 2 एग्जाम्पल क्लियर, पास नन। आपको सिर्फ ये 2 याद रखने हैं, ये बीटा माइनस बीटा प्लस, ये तो ऑटोमेटिक आप बैलेंस करके ला सकते। यहाँ पे आप ऑब्जर्व ये करोगे, बताओ क्या ऑब्जर्व करोगे, बीटा माइनस में क्या चेंज हो रहा है और बीटा प्लस में क्या चेंज हो रहा है। तो बीटा माइनस में Z1 बढ़ रहा है, देखो, सॉरी, Z1 बढ़ रहा है। बीटा माइनस डीके होता है तब Z1 बढ़ता है, तो बीटा प्लस में Z1 घटता है। ए एज इट इज रहता है, ए में कोई चेंज नहीं है। देखो, तो ये आपको याद नहीं रखना है, यहां से पता चल जाएगा बीटा माइनस में Z1 बढ़ रहा है और बीटा प्लस में Z1 घट रहा है। और तरीका ये देख लो, माइनस है तो प्लस हो रहा है, प्लस है तो
माइनस हो रहा है। ये भी आप याद रख सकते हो, बीटा माइनस और बीटा प्लस में। बोलो क्लियर, आया कि नहीं एग्जाम्पल? हाँ सर बिल्कुल, पास नानी, हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की बात कर लेते हैं। ये न्यूट्रिनो है क्या? अच्छा एक और बात, यहाँ पे एंटी यानी बाहर, यहाँ पे न्यूट्रिनो है। एंटी न्यूट्रिनो का मतलब क्या है भाई कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे माइनस है, तो याद रखने का तरीका है कि ये माइनस है तो ऐसा ही बाहर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे माइनस नहीं है यानी बाहर नहीं आएगा। तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो जो है वो बच्चों बहुत ही वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल हैं तो वो कोई इंटरैक्शन नहीं करते, नो इंटरैक्शन। नो इंटरैक्शन का मतलब क्या है? अगर ये अर्थ है, सोच लो ये अर्थ है और यहां से ये पार्टिकल अंदर जाता है तो ये इधर विदाउट एनी इंटरैक्शन नीचे निकल जाता है। इतना छोटा पार्टिकल होता है, इसीलिए इसकी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन इंटरैक्शन से बेस्ड होती है। आप मेरे से और मैं आपसे बात करूंगा तभी तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाते हैं। इंटरैक्ट होंगे तभी तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी पता चलेगी। जैसे आप मुझे कोई डाउट पूछो और मैं ना बताऊं तो आपको पता लग जाएगा सर डाउट नहीं बताते। हालांकि अभी ऑनलाइन सिस्टम है इसीलिए एक आधा प्रॉब्लम तो होगी, इंटरनेट इश्यू वगैरह वगैरह, या फिर देख ना पाए व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज हो, पर आप बार बार भेजो, आप 10-15 भेजो और फोन भी करो और मैं ना सॉल्व करूं तो इसका मतलब क्या हो गया भाई सारे डाउट नहीं सॉल्व करते। तो ऐसा भी होता है। और कई बार बच्चों आपने देखा होगा मेरा मैसेज आपको रिप्लाई मिलता है मॉर्निंग में 5 to 6 के बीच में मिलता है और नाइट को मिलता है आफ्टर 10:30। कई बार तो मॉर्निंग 3-4 के बीच में भी कई बच्चों को मैंने जब भी समय मिलता है मैं जगता रहता हूँ, दोपहर में भी कहीं भी। हाँ कभी कभी रह जाते हैं तो आप मुझे फोन कर दीजिए, फिर से मैसेज कीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर यहाँ पे देखिए नो इंटरेक्शन, तो इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन, नो इंटरेक्शन, सो दैट नो इंफॉर्मेशन, वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस न्यूट्रिनो बिकॉज वो कोई इंटरेक्शन नहीं करता है। चलो इतना क्लियर। बीटा डीके के बारे में जो जानना चाहिए था आपको ज्यादातर क्लियर हो गया है। बट एक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डाउट मैं क्रिएट करता हूं। ये जो डीके होते हैं ये सारे न्यूक्लियस के अंदर से हो रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है, फिर बीटा डीके के समय इलेक्ट्रॉन निकलना कैसे पॉसिबल होता है या पॉजिट्रॉन निकलना कैसे पॉसिबल होता है? पॉजिट्रॉन आप एक बात मान सकते हो कि अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कहीं से वो टूटेगा तो निकलेगा, ऐसा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई हाउ बीटा माइनस डीके हैपेंस इन न्यूक्लियस। हाँ के ना, समझ गए? तो इसके लिए लॉजिक सुनो। न्यूट्रॉन जो होता है वो टूट के प्रोटॉन बनता है और प्रोटॉन जो होता है वो टूट के न्यूट्रॉन बनता है। भाई न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन बन सकता है। ये 0-1 होता है, ये उल्टा लिखते हैं, पहले प्रोटॉन लिखते हैं। प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन बना मान लीजिए, तो प्रोटॉन यानी 1-1, न्यूट्रॉन यानी 0-1। तो इसको बैलेंस करोगे तो यहां पे आपको एक 1 चाहिए, ठीक है? पहले वाला ही सही था, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप दोनों बैलेंस कर लोगे। न्यूट्रॉन 0-1, प्रोटॉन 1-1, तो बैलेंस करने के लिए क्या आएगा? -1 0। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रिनो, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, माइनस इसलिए। तो जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन बनता है तब बीटा प्लस एमिट होता है, और जब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन बनता है तब बीटा माइनस एमिट होता है। और ये बीटा माइनस और बीटा प्लस अंदर नहीं रह पाते, इसीलिए इनका एमिशन होकर वो बाहर निकल जाते हैं। बोलो समझ में आया बच्चों? हाँ, जब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन बनता है तब
बीटा माइनस जनरेट होता है और उसका एमिशन होता है, इसीलिए उसको बीटा डीके बोला जाता है। और इसी तरह से बीटा प्लस। बिल्कुल पक्का? हाँ कि ना? यस और नो मैसेज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस यस यस, जल्दी से। यस, सभी को समझना चाहिए था ये अच्छे से। आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया है। ठीक, चलो आगे चले। यस, थर्ड एंड लास्ट। फिर क्या है, इनके सम्स देखेंगे हम लोग। अलग अलग सम्स होंगे अच्छे अच्छे। अब हम बात करते हैं गैमा डीके या गामा डीके, जो आप बोलो। गामा मारेगा, ऐसा भी सुना होगा ना, हाउसफुल 4 पिक्चर देखी होगी तो सुना होगा। हाँ सर, सुना है कि गामा मारता है। गामा क्या करता है? मारता है बच्चों, सुना तो होगा ना? हाँ के? चलो बच्चों, तो आगे बात करते हैं लास्ट डीके, दैट इज गामा डीके और गैमा डीके। जैसे हमने पढ़ा कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं। अल्फा हीलियम का न्यूक्लियस है, बीटा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है बीटा डीके में। उसी तरह से गामा डीके में क्या है? तो व्हाट इज गामा डीके? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है ये? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों। ये कोई पार्टिकल नहीं है, इसी के लिए इसमें कह देंगे हम Z and A remains same, no change in Z and A, बिकॉज कोई पार्टिकल नहीं जा रहा है, वेव निकल रहा है। अच्छा, समझ में आया? ओके। अब अल्फा और बीटा, यहाँ पे गैमा डीके के नाम पे एक लॉजिक है, इसलिए वो नाम का लॉजिक क्या है वो हम देखते हैं। चलो ठीक, तो हमें पता है बच्चों, एटम्स जो होते हैं उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो ईवी के ऑर्डर की होती है। और जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा और उसकी एनर्जी की बात की, तो वो हमें कौन से ऑर्डर की मिल रही है बच्चों? मेगा ईवी। एटम की एनर्जी लेवल ईवी, न्यूक्लियस की एनर्जी मेगा ईवी, बैंडिंग एनर्जी, यानी बहुत जोर से बंधा हुआ होता है, यानी वो टूटेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो अगर मैं आपको ऐसा कहूं, यहां पे एक एलिमेंट एक लेवल पे से दूसरी लेवल पे आ रहा है और यहां पे ईएम वेव निकाल रहा है, उसको मैं इस तरह से बता देता हूं। तो उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा लिख सकते हैं बच्चों। हाँ क्या ना? E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, मैसेज करो। E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा, ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि E इज इक्वल टू h न्यू की जगह c बाई लैम्बडा मैंने लिख दिया। अब मैं लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों? hc अपॉन e। अब h की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8, और एनर्जी लेवल इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में आपको मेगा ईवी, सपोज कर लो आप उसको क्या ले रहे हो? मेगा ईवी। अभी आप सॉल्व करते हो पूरा, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 0.0012 नैनोमीटर के आसपास मिलता है लगभग। हाँ, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं, मिलता है। ये शायद कोई मेरी गलती हो लिखने में, तो भी आप समझ लेना, पर इसके ऑर्डर का मिलता है। और ये वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, और ये जो वेवलेंथ है इसका ऑर्डर है वो गामा रे के ऑर्डर का मिलता है। ये वेवलेंथ किसके जैसी है? गैमा रेस, जो हम पढ़े थे ना, RM, IB, UV, XY, उसमें Y जो बोला था वो गामा था, गामा या गैमा आप जो बोल रहे हो, इसीलिए इसको कौन सा डीके बोलते हैं बच्चों? गैमा डीके। समझ में आया? न्यूक्लियस में जब एक एनर्जी लेवल पे अनस्टेबल है एलिमेंट, तो स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा डीके नहीं करता है,
मान लो उसने बीटा डीके कर दिया फिर भी वो स्टेबल नहीं है, तो बीटा डीके करने के बाद भी स्टेबल होने के लिए एनर्जी एमिट करता है, वो एनर्जी एमिट होती है उसको बोलते हैं गामा डीके, और वो उसकी वेवलेंथ कौन से ऑर्डर की होती है, गामा रे के ऑर्डर की होती है, इसलिए इसको गामा डीके बोला जाता है। बच्चों समझ में आ गया? क्लियर कि नहीं? बिल्कुल क्लियर। यस, अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों, क्या है वो एग्जाम्पल, हम ध्यान से समझने वाले हैं। देखो यहां पे लिखता हूं, यहां पे अच्छी तरह से दिखा जाएगा। अभी कोबाल्ट है बच्चों, कोबाल्ट लगभग यहाँ पे 27 और ये 60 है। क्या सही है बच्चों? मैंने लिखा देख लो तो एक बार एनसीईआरटी में 27 60 कोबाल्ट में 26 है या 27 सही है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, ये जो नंबर है वो बोलो जल्दी मैसेज। यस सही है, ओके। अब इस कोबाल्ट में से अगर मान लीजिए बीटा माइनस एमिट हुआ तो यहाँ पे हमें मिलेगा निकल। बीटा माइनस पे जेड एक बढ़ेगा यानी 28 60, ये निकल होगा। ओके अच्छा, ये कैसा है बताया आपको? अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल होगा तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा बच्चों? एनर्जी का एमिशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी का एमिशन होता है और ये निकल ही रहता है, बट स्टिल ये थोड़ा और अनस्टेबल है। तो फिर फाइनली अगेन स्टेबल बनता है और एक और बार एनर्जी का एमिशन करके। ये प्रोसेस नेचर में होती है और फाइनली हमें निकल स्टेबल फॉर्म में मिलता है। तो पहले जो एमिशन हुआ यहाँ पे उसमें 1.17 मेगा ईवी एनर्जी एमिट हुई, दोबारा जब हुआ तो 1.33 मेगा ईवी जितनी एनर्जी एमिट होती है। इस तरह की प्रोसेस से हमें बीटा के बाद गामा डीके होने का कई जगह देखने को मिला हुआ, इसीलिए यहाँ पे हमें गामा डीके पढ़ना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल क्लियर। कोबाल्ट में से निकल, और निकल दो बार एनर्जी 1.17 एंड 1.33 दोनों एमिट करके फाइनली स्टेबल बन जाता है। अच्छा, इसमें जेड या एक चेंज नहीं होता। अब आपको मेरी बात एक और समझ लेनी है यहाँ पे कि भाई ये शॉर्टकट बताओ सर, अगर कहीं बोर्ड में पूछा गया या एमसीक्यू वगैरह आ गया तो इसका शॉर्टकट क्या रहेगा? तो शॉर्टकट ये भाई 17 2 नी 33, 17 2 जा 33, हालांकि वो नहीं होता है इसीलिए याद रहेगा 17 दूनी क्या होता है 34, हमें याद रखना है यहाँ पे 17 दूनी 33 होता है, इसलिए याद रह जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल का शॉर्टकट है कोनी, हाँ कोनी, पहले वाले का युद्धो, दूसरे का पास नानी और लास्ट में कोनी। हाँ आगे ना, युद्धो के पास नानी है पर वो कोनी है भाई, इस तरह से आप उसको याद भी रख सकते हो। युद्धो के पास नानी है पर वो कोनी है ये पता नहीं, गुजराती में आप बोल सकते हो कोनी। युद्धो भी पास से नानी छे पर कोनी छे, ठीक छे? समझ में आया बच्चों? यस और नो? युद्धो के पास नानी है कोनी है भाई वो। तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे हमारे तीनों डीकेस खत्म हो गए, अल्फा बीटा एंड गैमा। चलो फिर एक चार्ट बना देता हूं आपके लिए और उससे छोटे छोटे सम्स सॉल्व करना सिखा देता हूं। कल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के बड़े बड़े सम्स देखेंगे जो अल्फा बीटा गामा और एनर्जी लेवल से जुड़े हुए हैं। चलो ठीक, अभी यहाँ पे तीनों डीके देखने में आपने क्या देखा है? तीनों डीके में आपने क्या देखा है बच्चों? वो देखते हैं। डीके होता है तब अल्फा बीटा गामा बनते हैं और उसमें चेंजेस क्या होता है ये देखते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं डीके लिख रहा हूं,
और यहाँ पे Z और A में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम लिखने वाले हैं। तो पहला हमें पता है अल्फा है, तो Z 2 डिक्रीज होते हैं और A 4 डिक्रीज होता है, ये सबको पता है। दूसरा हम बीटा डीके देखते हैं, पर बीटा डीके में हमारे पास 2 पार्ट पड़ते हैं, एक होगा बीटा माइनस, दूसरा होगा बीटा प्लस। अगर बीटा माइनस है तो Z एक इंक्रीज होता है, बीटा प्लस है तो Z एक डिक्रीज होता है, उल्टा याद रखना है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे A में कोई चेंज नहीं होगा और गैमा में तो ना Z चेंज होगा ना A चेंज होगा। बोलो समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल। अब एमसीक्यूज देखते हैं जो सिंपल आपके बोर्ड में हो सकते हैं या गुजकेट में हो सकते हैं, हालांकि जी नीट में मुझे लगता नहीं, पर आ गए तो आने चाहिए। चलो मैं यहाँ पे बताता हूं आपको x, ये x1, ये x2 एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 69 और 168, कुछ भी मुझे पता नहीं, कोई भी मैंने लिख दिया ऐसा, फिर ढूंढने मत बैठना सर ऐसा है ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे इसमें, चलो ज्वाइन हो गए फिर से, चलो 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 चलो। अच्छा देखो, अब मैंने यहाँ कह दिया, यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है, यहाँ पे बीटा माइनस हो रहा है, और यहाँ पे फाइनल x3 मिल रहा है, यहाँ पे बीटा प्लस हो रहा है। तो इसका Z और A कितना होगा बताइए? ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस। अल्फा जाएगा तो Z 2 घट गए, यानी यहाँ पे 67 हो जाएगा, A 4 घटेगा 64 हो जाएगा। बीटा माइनस जाएगा तो Z 1 बढ़ जाएगा 68, A में कोई चेंज नहीं होगा 64। बीटा प्लस गया, बीटा प्लस है तो Z 1 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 67, और A में कोई चेंज नहीं होगा। तो फाइनल आंसर इज 164 एंड 67। समझ में आया कि नहीं बताओ? मैसेज कीजिए फटाफट। यस, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक। ओके, दूसरा एक एमसीक्यू में बना देता हूं आपको। x, ये z और ये a है, यहाँ पे x z माइनस 2 a माइनस 4, यहाँ पे x1 z माइनस 1 a माइनस 4। तो बताओ यहाँ पे कौन सा डीके हो रहा है और यहाँ पे कौन सा डीके हो रहा है, बताइए कौन सा आप डीके यहाँ पे देख सकते हो? बोलो, पहले में कौन सा? यस, पहले में अल्फा, दूसरे में बीटा माइनस, यस, बीटा माइनस, यस। कैसे पता चला? Z एक बढ़ा, -2 -1 हो गया, यानी एक इंक्रीज हुआ, Z एक इंक्रीज हुआ तो बीटा माइनस। और एक और दे देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे x z हो गया और ये -4 है, तो कितना हुआ? एक और बीटा माइनस, z एक और बढ़ा। यस और नो? ऐसे सिंपल एग्जांपल्स नहीं है, ये एमसीक्यूज है बच्चों, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और भी कोई तरीका, जैसे कि पूछ ले, ऐसा कोई अल्फा बीटा गामा दिया हो, फिर आपको ऐसा पूछे कि आइसोटॉप्स कौन कौन है, कौन कौन आइसोटॉप्स है। मान लो यहाँ पे x1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इन चार, यानी ये देखो समझो, एक और क्वेश्चन बन जाएगा इधर, इनको हटा देते हैं। समझ में आया? तो कौन आइसोटॉप बनेंगे?
ये प्रोसेस हो रही है, ऐसा दिया है आपको, और अब पूछा है कौन दो आइसोटॉप है, तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे दे दिया भाई Z और यहाँ पे आपने लेना A, यहाँ पे Z-2 A-4 अल्फा गया इसलिए, यहाँ पे Z-1 यहाँ पे A-4 क्योंकि बीटा माइनस है तो Z एक बढ़ जाएगा, और यहाँ पे और एक बढ़ेगा क्योंकि बीटा माइनस है और A-4, तो X और X3 वो आइसोटॉप्स हो गए। क्या हो गए बच्चों? आइसोटॉप्स। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर के नहीं? आइसोटॉप्स कौन दो हैं वो कैसे निकाले जाएंगे? आपको एक रिएक्शन दिया होगा, उसमें अल्फा बीटा माइनस और बीटा माइनस ऐसा कुछ भी दिया होगा, फिर आपको ऐसे Z और A को चेंज करना है, जिसमें Z सेम रहेगा और A डिफरेंट रहेगा, वो आइसोटॉप हो जाएंगे। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया? बोलो हाँ के ना? तो आज बच्चों हमने अल्फा बीटा गामा तीनों डीके और उनके छोटे से एमसीक्यू जो Z A के चेंजेस वाले वो देखे। नेक्स्ट लेक्चर पूरा इनके सम्स पे बेस हम करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हम जेई नीट का कोई अलग लेक्चर इसके लिए निकाले, इससे बढ़िया अभी वही ऑर्डर में चलते हैं, क्योंकि जेई की एग्जाम फरवरी तक आ ही जाएगी, इसीलिए इनका रिवीजन या इनका पक्का इस तरह से ये चैप्टर्स करते हैं कि इनका रिवीजन करने की हमें ज्यादा जरूरत न पड़े। ओके, चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।